हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है तुम सबके। भाई पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर तुम्हारा जो उदय बैच चल रहा था, इसका दूसरा चैप्टर मैथ्स का हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। और हमारे दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोले तो पॉलिनोमियल। और ये चैप्टर तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैंने पहली क्लास में भी बात करी थी और मैं अभी भी समझा देता हूं। देखो, ये चैप्टर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि क्लास 9th में इसमें से तुम्हारे एग्जाम में काफी कुछ पूछा जाता है। ठीक है, कि बहुपद क्या होता है, शेषफल प्रमेय से प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे और भी काफी सारे टॉपिक है बहुपद के, जो हमारे क्या गुणनखंड से प्रश्न आते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यक के बारे में बात होती है और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं बहुपद वाले चैप्टर में। लेकिन ये चैप्टर एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th का दूसरा चैप्टर भी कौन सा है? क्लास 10th का दूसरा चैप्टर भी बच्चों यही है। ठीक है, कौन सा? तुम्हारा बहुपद। तो यानी कि क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर होगा उसका बेसिक यहीं पर सेट हो जाएगा। और तुम लोगों को पता है, तुम लोग सारी चीजें समझते हो अच्छे से कि अगर बेस क्लियर नहीं होता किसी चीज का तो वो चीज समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तुम लोग ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि भैया देखो, अगर किसी इमारत की नींव मजबूत नहीं है तो उस इमारत को ढहने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे आजकल तुम बहुत सारी खबरें देख रहे होगे, बारिश पड़ती है, ठीक है, एक दिन पूरी बारिश पड़ी और कहीं पुल ढह गए, ठीक है, कहीं तुम्हारी बिल्डिंगें ढह गई। क्यों? क्योंकि उनकी इमारतों की जो नींव है वो मजबूत नहीं होती। ठीक है, जो मटेरियल है उनमें वो अच्छा नहीं डाला जाता। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर भी है कि भैया क्लास 10th का जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है, अगर क्लास 9th का पॉलिनोमियल वाला चैप्टर क्लियर नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्लास 10th के चैप्टर में। और क्लास 10th क्या है? क्लास 10th तो भैया बोर्ड की क्लास है ना। बोर्ड में तो अच्छे नंबर चाहिए। हाँ, बोर्ड में तो अच्छे नंबर चाहिए। हाँ, तो भैया बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए तो क्लास 9th के बेस को बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, तभी क्लास 10th में जो बाकी के चैप्टर हैं वो समझ में आएंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भैया। तो देखो, आज की जो क्लास है उसमें हम बहुपद के बारे में क्या बात करने वाले हैं, समझाते हैं हम आपको। तो पॉलिनोमियल बोले तो बहुपद, जैसा कि पिछली क्लास में समझाया था तुम्हें कि बहुपद का मतलब गोपी बहु नहीं है। यहाँ पर हमारा बहुपद क्या है? बहुत सारे पदों को मिलाकर बना जो एक बीजीय व्यंजक होता है, जिसमें चरों की घात हमेशा क्या हो? हमेशा एक पूर्ण संख्या हो या फिर ऋणेतर पूर्णांक हो। तो देखो, अभी समझा देते हैं तुमको कि भैया पूर्ण संख्या क्या होती है, ऋणेतर पूर्णांक क्या होते हैं। दोनों चीजें अभी यहीं पर क्लियर किए देते हैं ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले पिछली क्लास में हमने बहुपद के बारे में जाना था, बहुपद क्या होता है। उसके अलावा क्या समझा था? उसके अलावा समझा था बहुपद से संबंधित प्रश्नावली, जिसमें हमने बोला था कि भैया देखो, बहुपद क्या है, बहुपद की घात क्या है, बहुपद के पद क्या है, ये सारी चीज समझी थी। और बहुपद के प्रकार समझने तो थे लेकिन समझ नहीं पाए थे। तो भैया ये पिछली क्लास में कवर तो नहीं हो पाया था। अगर पिछली क्लास में कवर नहीं हुआ था तो भैया यहाँ कवर कर लेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, तो भैया आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा बहुपद के प्रकार, बहुपद का मान, और अगर टाइम बचा तो बहुपद के शून्य को भी कवर कर लिया जाएगा, नहीं तो फिर इसे अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो भैया सारे बालक बोलो रेडी हैं कि नहीं? अगर रेडी हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार हैशटैग रेडी लिख दो या फिर फायर इमोजी दिखा दो। जल्दी से बताओ सारे बालक रेडी हैं कि नहीं? रेडी हो तो चलो भाई कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले मैंने बोला था बहुपद क्या होता है। मैंने बोला कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक, कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है भाई? जिन बालकों ने पहला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, पहले चैप्टर की क्लास उदय बैच में ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो जिन बालकों ने पहला चैप्टर पढ़ा है उन्हें पता है कि भैया पूर्ण संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है और 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और वहीं पर कुछ जगह पर तुम्हें देखने को मिलेगा, कुछ किताबें जो हैं उनमें ऐसा लिखा होता है कि आपका बहुपद वो बीजीय व्यंजक होता है जिसमें घात जो है वो क्या होती है?
वो ऋणेतर पूर्णांक होती है। क्या होती है? ऋणेतर पूर्णांक होती है। गुरुजी एक का नया टेढ़ा मेढ़ा शब्द बता दिए आप, ये क्या है? ऋणेतर पूर्णांक। ये तो सुनने में ही पहली बार आ रहा है। तो देखो भैया समझा देते हैं एक बार, तेजी से समझा देते हैं। देखो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जानते हो ना? पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं हमारा जीरो के दाईं तरफ सारी धनात्मक संख्याएं। आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। जीरो के बाईं तरफ सारी ऋणात्मक संख्याएं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब भैया ये तो पता चल गया कि धनात्मक पूर्णांक जीरो के दाईं तरफ है 1 2 3 4 5, ऋणात्मक पूर्णांक जीरो के बाईं तरफ है -1 -2 -3 -4 -5। कह रहे सर ये तो पहले से पता था, ये तो पहले से पता था, ये तो हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। लेकिन ये जो आपने नई खुराफात बताई है जिसका नाम है ऋणेतर पूर्णांक और धनेतर पूर्णांक, ये जो टेढ़े मेढ़े आपने शब्द बताए हैं इनका क्या करें? तो देखो सुनो, देखो भाई ऋणेतर पूर्णांक क्या है, सुनो समझो इस चीज को। ऋणेतर पूर्णांक, तो अगर मैं बात करूं ऋणेतर पूर्णांकों की, तो ऋणेतर पूर्णांक क्या है? आपके ऐसे पूर्णांक, ऋणेतर का मतलब होता है ऐसे पूर्णांक बच्चों जो ऋणात्मक ना हो, ठीक है। ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो। अब यहां पर ऐसे पूर्णांक कौन से हैं जो ऋणात्मक नहीं है? तो तुम कहोगे सर ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं है यानी कि वो धनात्मक होंगे, यानी कि सारे के सारे जो हमारे धनात्मक पूर्णांक है 1 2 3 4 5 और ये सारे जो धनात्मक पूर्णांक है ये ऋणेतर पूर्णांक के अंदर आ जाएंगे। मैं कहूंगा तुम ठीक हो, तुम सही बोल रहे हो कि ऋणेतर पूर्णांक वो हैं जो कि जो कि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। ऋणेतर पूर्णांक वो हैं जो कि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक इसके अंदर आ गए, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक हो नहीं सकते। तो ठीक है, सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक ऋणेतर पूर्णांक के अंदर आएंगे। लेकिन एक और पूर्णांक ऐसा है जो कि ऋणात्मक नहीं होता। कौन सा? एक और पूर्णांक ऐसा है जो कि ऋणात्मक नहीं होता। कौन सा? अरे भैया जीरो। जीरो को तुम्हें बताया था ना धनात्मक होता है, ना धनात्मक होता है और ना ही ई बबुआ ऋणात्मक होता है, ना ऋणात्मक होता है। ये भाई साहब किसी पार्टी में नहीं जाता, ये अपना खुद का फिक्स करके बैठा, ना मैं धनात्मक बनूंगा ना मैं ऋणात्मक बनूंगा, मैं कोई पार्टी में नहीं जाने वाला, अपन एक पार्टी जिंदाबाद, ठीक है। जीरो खुद में खुद है, ना वो धनात्मक है ना वो ऋणात्मक है। तो भैया ऋणेतर पूर्णांक कौन से थे? वो पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो। तो वो पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं है वो सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक तो हैं ही हैं, उसके अलावा जीरो भी तो हमारा ऐसा पूर्णांक है जो ऋणात्मक नहीं है, तो इसीलिए इसमें जीरो भी काउंट होता है। तो अब तुम खुद देखो, जो पूर्ण संख्याएं हैं, जो पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 4 5 6 और जो ऋणेतर पूर्णांक है 0 1 2 3 4 5, वो बिल्कुल सेम है। इसीलिए तुम्हें कई जगह पर देखने को मिलता है कि बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को कहा जाता है, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को कहा जाता है जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, जिसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या हो। या तो ये मिलेगा या फिर मिलेगा कि बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को कहा जाता है जिसमें चर की घात हमेशा क्या हो? एक ऋणेतर पूर्णांक हो, एक ऋणेतर पूर्णांक हो। तो अगर वो ऋणेतर पूर्णांक बोल रहा है या पूर्ण संख्या बोल रहा है तो बात एक ही आ जाती है, बात एक ही आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब कोई पूछने लगे कि सर 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 बीजीय व्यंजक क्या होता है, पहला डाउट, तो मैं यही कहूंगा मेरे लाल, मेरे चीते, मेरे शेर, थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं जो ये बात है इस बात पर मैं पूरी 1 घंटे की मेहनत कर चुका हूं पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। तो बहुपद का लेक्चर नंबर 1 देखोगे तो वहां पर तुम्हें बीजीय व्यंजक अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, ये सब समझने के लिए पहला वाला लेक्चर देख लो, वहां पर समझाया है अच्छे से, ठीक है। ऋणेतर पूर्णांक समझा दिया, हाथों हाथ धनेतर भी लिख देते हैं। तो धनेतर पूर्णांक कौन से होते हैं? देखो
धनेतर पूर्णांक, ये भी हाथों हाथ क्लियर कर देता हूं। धनेतर पूर्णांक होते हैं तुम्हारे वो पूर्णांक जो कि धनात्मक ना हो। तो वो पूर्णांक जो धनात्मक नहीं है वो कौन से होंगे? वो होंगे तुम्हारे -4, -3, -2, -1, सारे के सारे ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जीरो, जीरो भी तो धनात्मक नहीं होता, ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, तो जीरो भी हमारा इसके अंदर आएगा। तो सारे के सारे ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक नहीं होते, प्लस जीरो वो भी धनात्मक नहीं होता, वो सब धनेतर पूर्णांक में आते हैं। तो ऋणेतर पूर्णांक, धनेतर पूर्णांक सबको क्लियर हो गया। चलो अब हमें बात करनी थी बहुपद के पद के बारे में। ठीक है, तो हम अगर मान ले, अब कोई बालक पूछेगा सर बहुपद क्या है, तो भैया बबुआ प्लीज 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 मैं तुमसे यही बोलूंगा कि पहला लेक्चर जाकर देख लो, वहां पर 1 घंटे में यही समझाया कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के पद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है, चर क्या होता है, ठीक है, अचर क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने वहां पर पहले लेक्चर में क्लियर कर रखी है, बिल्कुल बेसिक है। तो एक बार पहला लेक्चर देख लेना, वरना तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। ठीक है, चाहे तो पहले लेक्चर को इंटू 2 करके देख लेना। ठीक है, इंटू 2 करके देख लो, इंटू 2 की स्पीड पे देख लोगे तो भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, पहला लेक्चर देख लो, तब उसके बाद चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आ जाओ अब बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, बहुपद के पद के बारे में जल्दी से। पिछली क्लास में पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो px इज इक्वल्स टू है तुम्हारे पास 4x² प्लस 7x की घात 3 माइनस 2x प्लस 4। तो अब देखो यहां पर अगर तुम्हें देखा जाए तो बहुपद दे रखा है, यहां पर तुम्हें देखा जाए तो एक बहुपद दे रखा है, बहुपद में चर है x, x और x। हर जगह पर चर की जो घात है वो एक होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो अब चर के पद क्या थे, क्या बताया था मैंने तुम्हें कि भैया किसी भी बहुपद में जो आपका जब प्लस या माइनस का साइन आता है, केवल प्लस या माइनस का, डिवाइड का साइन आ रहा है या मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है उससे मतलब नहीं है। डिवाइड और मल्टीप्लाई आ रहा है तो वो पूरा का पूरा एक पद गिना जाता है, लेकिन अगर प्लस या माइनस आ रहा है तो भैया प्लस और माइनस क्या करते हैं, पूरे बीजीय व्यंजक को या पूरे बहुपद को पदों में तोड़ देते हैं। प्लस या माइनस क्या करते हैं, पूरे बहुपदों को पदों में तोड़ देते हैं। जैसे कि यहां पर सबसे पहले आया 4x² प्लस आ गया, तो यानी कि यहां पर क्या हुआ, तुम्हारा बहुपद जो है वो पदों में टूट गया, प्लस 7x की घात 3, फिर माइनस आ गया, फिर पदों में टूट गया, प्लस 2x, फिर प्लस आ गया, फिर पदों में टूट गया। तो कुल मिलाकर इस बहुपद में पदों की संख्या अगर तुमसे पूछी जाए तो कितनी है, पदों की संख्या कितनी है हमारी, यहाँ पर पद है हमारे पास 1 2 3 4, तो कुल मिलाकर 4 पद है, कुल मिलाकर 4 पद है। ठीक है, सेम गोज पी वाई इज इक्वल्स टू 7x की घात 2 माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर कितने पद होंगे, अगर मैं यहां पर पद की बात करूं तो यहां पर कितने पद होंगे भाई हमारे, यहां पर अब अगर हम पद की बात करें तो हमारे पास कितने पद है, तो मैंने क्या बताया, वही कि जितनी बार प्लस या माइनस का साइन आएगा वो क्या करेगा, वो पदों में तोड़ देगा आपके पूरे बहुपद को। तो सबसे पहले 7x² पहला पद, माइनस के बाद दूसरा पद 2x, फिर प्लस के बाद तीसरा पद 3, तो कुल मिलाकर यहां पर कितने पद हैं, 3 पद हैं। ठीक है, अब बहुपद के पद के बाद हमारे पास आता है बहुपद की घात, बहुपद के पद के बाद हमारे पास आता है बहुपद की घात। तो घात भी मैंने तुम्हें समझाई थी, बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है, किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है उसे हम बोलते हैं बहुपद की घात। तो यहां पर अगर हमारे चर देखा जाए तो चर है x, और x की सबसे बड़ी घात क्या है, यहां पर है x की घात 2, यहां पर है x की घात 3, यहां पर है x की घात 1, तो सबसे बड़ी घात है x की घात 3। तो px की जो घात है, px की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, px की घात हो जाएगी 3। ठीक है, अब जरा py की घात बताओ, py की घात बताओ, तो py की घात क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर हमारा चर है, बल्कि हमने गलत लिया, ये चर यहां पर x आएगा, x की जगह पर y आएगा, x की जगह पर y आएगा, 7y² माइनस 2y, क्योंकि देखो हमने चर क्या लिया है, y लिया है, तो हमारा बहुपद में भी चर y होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर चर y लिया है तो बहुपद में भी चर y होना चाहिए, नहीं तो वो तो पूरा का पूरा पद क्या मान लिया जाएगा, वो पूरा का पूरा पद अचर मान लिया जाएगा। तो अब देखो घात क्या है बच्चों इस बहुपद की, यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात क्या है, y, y की घात 2, सबसे बड़ी घात चर की 2 है यहाँ पर,
तो इस बहुपद की घात हो गई 2। तो किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है उसे हम बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक है, तो बहुपद की घात और बहुपद के पद सबको क्लियर हो गए, बहुपद की घात और बहुपद के पद सबको क्लियर हो गए। अब देखो ये जो बहुपद की घात और बहुपद के पद हैं, इन्हीं पर ही आपके बहुपद के प्रकार जो है वो आधारित हैं। इन्हीं के आधार पर बहुपद को दो प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास आता है बहुपदों के प्रकार। तो बहुपदों के दो प्रकार होते हैं, एक तो पदों के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। ठीक है, एक तो पदों के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। ठीक, पद के आधार पर हमारे पास कौन कौन से बहुपद हैं? तो देखो पद के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुपद होते हैं, सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले प्रकार का बहुपद आता है हमारे पास, अगर हम पदों के आधार पर बात कर रहे हैं बहुपद के, तो बहुपद के प्रकार सबसे पहले पदों के आधार पर, पदों के आधार पर दो प्रकार से बहुपदों को विभाजित किया जाता है, एक तो पदों के आधार पर और एक तुम्हारा किसके आधार पर, एक तुम्हारा घात के आधार पर। ठीक है, तो एक बार बहुत ध्यान से पहले सुन लो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, पदों के आधार पर हमारा कैसे विभाजित किया जाता है, देखो भाई, पदों के आधार पर हमारे पास सबसे पहले प्रकार का बहुपद होता है एक पदी बहुपद। अब भैया इसके नाम में तुम्हें दिख रहा है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ज्यादातर बहुपदों के नाम में दिख जाएगा तुम्हें कि उस बहुपद का मतलब क्या है। एक पदी बहुपद क्या है भाई, नाम में चमक में आ रहा है, इसके नाम में समझ में आ रहा होगा तुम्हें किस बारे में बात कर रहा है ये। एक पदी बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, केवल एक पद हो। एक पदी बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर बात करें तो हमारे पास आ जाएगा जैसे पी एक्स इज इक्वल्स टू 7x की घात 2। यहां पर खाली ना कोई प्लस का साइन है ना कोई माइनस का साइन है, केवल एक पद है। ठीक है, या पी वाई इज इक्वल्स टू y की घात 100। यहां पर क्या है, यहां पर ना कोई हमारा प्लस का साइन है ना कोई हमारा माइनस का साइन है, केवल एक पद है, क्या, y की घात 100। ठीक है, दूसरा पी जेड इज इक्वल्स टू 4। अब तुम कहोगे सर ये तो 4 है खाली, तुम कहोगे सर यहां पर तो चर है ही नहीं, और अगर चर है नहीं तो इसका मतलब तो ये बहुपद भी नहीं है, और अगर ये बहुपद भी नहीं है तो फिर आपने इसे यहां क्यों लिख दिया। मैंने तुम्हें बोला था कि किसी भी बहुपद में चर की घात होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। इन बहुपदों को जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन बहुपदों को एक अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, बहुपदों के प्रकार में हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, पर यहां पर अगर तुम देखोगे तो मैं इसे लिख सकता हूं 4 गुणा 1। मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि ये बहुपद क्यों है, ये जो 4 लिखा हुआ है ये बहुपद क्यों है, मैं समझा रहा हूं, सुन लो। 4 गुणा 1 को मैं लिख सकता हूं z की घात 0। z हमारा यहां पर क्या था, चर था, तो मैंने 1 को लिख दिया z की घात 0, क्योंकि किसी भी चीज की घात अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, किसी भी चीज की घात अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, बस 0 की घात 0 का मतलब 1 नहीं होता, तो ये मत कर देना गलती से कि 0 की घात 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो 0 आपका किसी भी चीज की घात 1 है तो उसका मतलब किसी भी चीज की घात 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 को लिख दिया z की घात 0, तो यानी कि पी जेड बराबर किसके हो गया, पी जेड बराबर हो गया 4 गुणा z की घात 0 के, 4 गुणा z की घात 0 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब तो ये बन गया एक बहुपद। यहाँ पर चर की घात क्या है, 0 है, और हमें पता है कि चर की घात 0 चल जाएगी, क्योंकि होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, तो पूर्ण संख्या में तो 0 आता है। और मैंने क्या बोला था, किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा। यहाँ पर चर है, चर की घात 0 है, 0, 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो हमारा काम तो हो रहा है भाई। यानी कि एक पदी बहुपद केवल वो होते हैं जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, जैसे 7x स्क्वायर हो गया, 100y हो गया, 4 हो गया, माइनस के 3x स्क्वायर,
गुणा 4 हो गया। तो मतलब कोई भी ऐसा पद जहां पर कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद के बाद दूसरे प्रकार का बहुपद आता है हमारा, पदों के आधार पर दूसरे प्रकार का बहुपद आता है हमारा द्विपद बहुपद। मैं बोल रहा हूं ना, नाम से तुम्हें समझ में आ जाएगा, खाली नाम पर ध्यान दो, खाली नाम पर ध्यान दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। द्विपद बहुपद खुद समझ में आ रहा है द्विपद बहुपद का मतलब क्या होता है, खुद समझ में आ रहा है द्विपद बहुपद का मतलब क्या होता है। अरे भैया जैसे एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, द्विपद बहुपद जिसमें केवल 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 दो पद हो, खत्म बात। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होंगे वो द्विपद बहुपद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, अगर मैं तुम्हें यहां पर एग्जाम्पल दूं तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा px इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 3x। तो अब यहां पर देखो एक पद हो गया 4x², फिर माइनस का साइन आ गया, फिर एक पद हो गया 3x, तो यहां पर दो पद हो गए हमारे पास। ठीक है, py इज इक्वल्स टू 7y3 या 7y5 माइनस या प्लस 4। तो अब यहां पर भी हमारे पास दो पद है, एक है 7y5 और दूसरा है 4। तो इस तरीके के बहुपद जिसमें हमारे पास दो पद आ जाएं वो क्या हो जाते हैं, द्विपद बहुपद हो जाते हैं। अब द्विपद बहुपद के बाद हमारे पास क्या आता है, द्विपद बहुपद के बाद हमारे पास तीसरे प्रकार का बहुपद आता है, सेम इसी तरीके से त्रिपद बहुपद। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, त्रिपद बहुपद। और मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी, नाम में ही इनके मतलब छुपे हुए हैं, नाम में ही इनके क्या छुपे हुए हैं, मतलब छुपे हुए हैं। ये तुम्हारी तरह नहीं है कि नाम है तुम्हारा खुशी और रहते हो तुम क्या, बहुत ज्यादा दुखी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बबुआ, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। ठीक है, अगर इनका नाम द्विपद बहुपद है तो इसमें दो पद होंगे, त्रिपद बहुपद है तो इसमें तीन पद होंगे। ऐसा नहीं है कि नाम है इनका क्या, नैन सुख, और ये बेचारे देख ही नहीं पाते हैं, है ना। वो कहावत है कि आंख के अंधे नाम नैन सुख। ठीक है, कि भैया इसका मतलब ये नहीं होता कि भैया किसी अंधे पर ताना मारा जा रहा है, ताना मारा जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि भैया आपके नाम बड़े हैं दर्शन छोटे हैं। ठीक है, मतलब कि आपका नाम तो ऐसा रख दिया गया कि भाई बहुत ही अच्छा एकदम प्यारा नाम है, ठीक है, लेकिन आप काम कौन से कर रहे हो, काम कर रहे हो अलग ही बदतमीजियों वाले या फिर इधर उधर के काम। नाम रख दिया जाए आपका शाम, ठीक है, और आप क्लास में आकर कर रहे हो इधर उधर की बातें, गाली गलौच और ये सारी चीजें, तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, तो जैसा नाम वैसा काम रखें तो ज्यादा अच्छा है। आपके घर वाले बहुत अच्छे से आपके नाम सोच सोच के रखते हैं। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं त्रिपद बहुपद की। तो भैया देखो जैसे अभी तक चलता आ रहा है, नाम में ही सारा खेल है। क्या, वो बहुपद जिसमें क्या हो, जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो, तो भैया ऐसे बहुपद को त्रिपद बहुपद बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, तीन पद वाले बहुपद डाल दो यहां पर आपका, जैसे कि यहां पर आ गया px इज इक्वल्स टू 7x² माइनस 2x प्लस 4। तो यहां पर हमारे पास तीन बहुपद है, तीन पद है, एक 7x², एक 2x और एक 4। ठीक है, py इज इक्वल्स टू माइनस के 4y7 प्लस 3y5 माइनस 4y2। तो अब तुम यहां पर देख सकते हो, यहां पर भी हमारे पास क्या है, एक पद 4y माइनस 4y7, दूसरा पद 3y5 और तीसरा पद माइनस 4y2। तो हमारे पास क्या आ गए, यहां पर भी तीन पद आ गए। तो ऐसा कोई भी बहुपद जिसमें तीन पद होंगे वो त्रिपद बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सबको क्लियर हो गया, यहां पर सबको क्लियर हो गया, ये सारी चीजें सबको क्लियर है। तो बहुपद के प्रकार आपके पदों के आधार पर तीन है, एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। एक पदी बहुपद में केवल एक पद होगा, द्विपद बहुपद में दो पद होंगे, त्रिपद बहुपद में तीन पद होंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला टाइप आता है बहुपद का प्रकार। ठीक है, और वो क्या है, वो है हमारा घात के आधार पर। ठीक है, और आई होप अभी तक तुम लोगों का हाल ये वाला नहीं होगा जो यहां मीम में लिखा हुआ है। ठीक है, कि सर 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 समझ तो नहीं आया पर सुनकर बड़ा अच्छा लगा सर।
ऐसा हाल नहीं होगा। आई होप तुम लोगों का जो मैं समझा रहा हूँ वो तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएं, और इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें बता रहा हूँ। तो आई होप तुम लोगों का हाल ये वाला नहीं होगा कि सर समझ में तो नहीं आया पर सुनकर बड़ा अच्छा लगा, है ना। ऐसे हाल मत करना, ठीक। चलो आ जाओ भाई। तो देखो ये क्या है भैया, बहुपद के प्रकार किसके आधार पर, घात के आधार पर। तो अब घात के आधार पर भी बच्चों सेम वही कहानी होती है कि जैसे इनके नाम है, ठीक है, वैसे ही इनके काम होते हैं। बस एक बहुपद का नाम थोड़ा अलग सा लगेगा और तुम कहोगे कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो देखो मैं बताता हूं, नाम से तुम इस बहुपद को थोड़ा समझने में आनाकानी करोगे, और इसका नाम है बस एक यही बहुपद है ऐसा जिसका नाम अलग है और काम थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसका नाम भी यही है और काम भी यही है। समझाऊंगा क्यों। रैखिक बहुपद। अब तुम कहोगे कि सर रैखिक बहुपद ई का है, का रैखिक बहुपद रेखा बना देता है का। हाँ बिल्कुल, रैखिक बहुपद रेखा बना देता है, तुमने बिल्कुल सही समझा। ठीक है कि भैया देखो इसका नाम रैखिक बहुपद इसलिए है कि अगर तुम इस बहुपद का आलेख बनाने जाओगे, अगर तुम इस बहुपद का आलेख बनाने जाओगे तो वो एक सरल रेखा बनती है, ठीक है। तो इसीलिए इस बहुपद को रैखिक बहुपद बोला जाता है, ठीक है। अब रैखिक बहुपद होते कौन से हैं, देखो भाई, रैखिक बहुपद वो होते हैं जिन बहुपद की घात एक होती है, ठीक है। जिन बहुपद की घात एक होती है उन्हें बोला जाता है रैखिक बहुपद, ठीक है। क्या भैया, देखो भाई, वे बहुपद जिनकी घात कितनी हो, घात एक हो, जिनकी घात एक हो, बात खत्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा बहुपद ले लो जिसकी घात एक हो, ठीक। जैसे कि पी एक्स इज इक्वल्स टू 7x प्लस 4, ठीक है। घात एक होने का मतलब क्या है, घात एक होने का मतलब क्या है, बहुपद की घात एक होने का मतलब क्या है कि भैया देखो आपके उस दिए गए बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होनी चाहिए, यानी कि जो चर की अधिकतम घात होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए, बस। जैसे कि 7x प्लस 4, अब ये क्या है, ये भैया यहां पर x है चर, और चर की घात कितनी है, एक। चर है यहाँ पर x और केवल एक बार है, और चर की अधिकतम घात कितनी है, एक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद, ठीक है। पी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मैंने ले लिया मान लो 7y या 3y, ये लो भाई 3y। यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास y आ रहा है, ठीक है। y की अधिकतम घात कितनी आ रही है, एक आ रही है, ठीक। अब देखो ऊपर कौन से प्रकार का बहुपद है, 7x प्लस 4, यहां पर एक पद दो पद, ये द्विपद बहुपद भी है, ठीक है, और ये रैखिक बहुपद है। तो जरूरी नहीं है कि भैया देखो आपका जो रैखिक बहुपद है वो एक पद ही हो या द्विपद हो, ठीक है। हो सकता है आपका रैखिक बहुपद एक पद ही हो, जैसे कि यहां पर है तो ये रैखिक बहुपद लेकिन एक पद ही है। ऊपर देखोगे तो रैखिक बहुपद है, चर की अधिकतम घात एक है लेकिन द्विपदी है। तो जरूरी नहीं है कि अगर रैखिक बहुपद है तो वो एक पदी होगा या द्विपदी होगा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। रैखिक बहुपद है तो वो एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है, त्रिपदी भी बना सकते हैं, बनाने वाले बना देते हैं, ठीक है। लेकिन भैया ध्यान रखना एक पदी द्विपदी त्रिपदी अलग प्रकार है, ठीक है। रैखिक फिर अपना अलग किस्से में चला जाता है, जो घात के आधार पर चीजें बढ़ती हैं वो फिर अलग किस्से में चली जाती है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो भैया ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात, जिनमें चर की अधिकतम घात एक हो, यानी कि बहुपद की घात एक हो, उन्हें हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने दोनों प्रकार के बहुपद है। अब ये जो रैखिक बहुपद होते हैं बच्चों, इनका एक व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप होता है क्या, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहां पर आपका ए और बी क्या है, अचर हैं। ए और बी क्या है बच्चों, आपके अचर हैं। और आपका क्या, एक्स आपका चर है। और ए और बी आपके क्या होंगे, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ए और बी क्या होंगे,
कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। बोले तो वास्तविक संख्या क्या, अब वास्तविक संख्या में तुम्हारी परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय संख्या भी आती है। अब भैया जिन्हें वास्तविक संख्या नहीं पता है तो वो क्या करो, वो पहला वाला लेक्चर, पहला वाला चैप्टर जाकर देख लो। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पहला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 5 लेक्चर हैं, जाकर देख लो। फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, इंटू 2x स्पीड करके तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब भैया देखो भैया, ये तो हो गया तुम्हारा रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax प्लस बी। अब यानी कि अगर तुम्हारे से कोई बोले, तुम्हें कहीं भीड़ भड़ाके में सुनाई दे रैखिक बहुपद, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ax प्लस बी। अरे रैखिक बहुपद ax प्लस बी होता है, रैखिक बहुपद ax प्लस बी होता है, तो ये इसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म बोले तो जैसे अगर मैं तुम्हारे दिमाग में बोलूं कि कोई इंसान है, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, इंसान है, अच्छा, तो उसका एक सर होगा, ठीक है, 2 हाथ होंगे, ठीक है, एक धड़ होगा, ठीक, 2 पैर होंगे, यही आएगा सबसे पहले दिमाग में। ठीक है, बाद में तुम पूछोगे नाम है, कुछ शक्ल कैसी है, ये सारी चीजें बाद में आएंगी। ठीक है, बट इंसान है, अच्छा, ये सारी चीजें होंगी। तो सेम चीज जैसे रैखिक बहुपद है, तो उसके लिए सबसे पहले चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो है आपका रैखिक बहुपद के लिए ax प्लस बी, कि कोई भी बहुपद अगर इस रूप का है ax प्लस बी के रूप का, तो वो रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब रैखिक बहुपद के बाद हमारा दूसरा बहुपद आता है, तो जल्दी से बताओ, ये सारी चीज सबको क्लियर हो गई। ठीक है, ये वाला हाल तो नहीं है भाई साहब, वसूली भाई वाला हाल, या हमारे वसूली भाई हैं, ठीक है, समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा, आई होप ऐसा हाल तो नहीं होगा तुम लोगों का। ठीक है, आगे चलते हैं सीधा और बात करते हैं बहुपद के हमारे अगले प्रकार के बारे में। ठीक है, और ये है हमारा कौन सा प्रकार भाई, ये है हमारा रैखिक बहुपद। ये क्या है, पहला हो गया रैखिक बहुपद, ये है दूसरे प्रकार का बहुपद जिसका नाम है द्विघात बहुपद। मैंने क्या बोला था, बस एक बहुपद होगा जिसका नाम समझकर तुम नहीं समझ पाओगे। ठीक है, बाकी सारे बहुपद के नाम से ही समझ में आ जाता है। अब इस बहुपद के भी तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है भैया द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद कौन से होंगे, नाम से ही समझ जाओ, इतने समझदार तो तुम हो। द्विघात बहुपद, अरे वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, जिनमें चर की अधिकतम घात, जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, द्विघात लिखा हुआ है। द्विघात मतलब 2 घात वाला, द्विघात वाला, तो जिनमें चर की अधिकतम घात 2 हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिनमें बहुपद की घात 2 हो, उन्हें हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब यहां पर अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो कोई भी बहुपद उठा लो, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास px इज इक्वल्स टू हो गया 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5, तो यहां पर चर है x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये है द्विघात बहुपद। py इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास y की घात 2, सीधा यहां पर चर है y की घात कितनी है 2, तो ये एक द्विघात बहुपद हो गया। आपके पास pz बराबर है किसके, pz बराबर है आपका 7z की घात 2 माइनस 9, तो यहां पर चर है z की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो यानी कि ये एक द्विघात बहुपद हो गया। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, यानी कि उस बहुपद की घात 2 हो, उसे हम बोलते हैं क्या मेरे लाल, उसे हम बोल देंगे हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, क्लियर हो गई बात द्विघात बहुपद की। अब जैसे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप था ax प्लस बी, तो द्विघात बहुपद का भी बच्चों व्यापक रूप है, और वो क्या है, वो है हमारा px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहां पर a b c आपकी कोई भी वास्तविक संख्या होंगी, बस a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम a का मान 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a का मान 0 करते ही ये पूरी की पूरा जो पद है वो 0 हो जाएगा और आपके पास खाली एक रैखिक बहुपद बचेगा। तो इसीलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी आपका एक द्विघात बहुपद होता है, जहां पर a b c कोई भी वास्तविक संख्या होंगी, बस a का मान 0 मत करना। ठीक है, बस a का मान 0 मत करना। तो ये हो गया तुम्हारा द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के बाद लास्ट में आ जाओ, और ये है भाई साहब, ये लो,
इसके भी तुम नाम से ही समझ जाओगे, इसके भी तुम नाम से ही समझ जाओगे, इसमें भी ज्यादा अंदर जाने की आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ये क्या है? ये है भाई साहब त्रिघात बहुपद। ठीक है, ई का है भाई साहब, ई का है तुम्हारा, ई है तुम्हारा त्रिघात बहुपद। क्या है भाई? तुम्हारा त्रिघात बहुपद, यानी कि नाम से समझ में आ रहा है, तीन घात वाला बहुपद। त्रिघात बहुपद मतलब तीन घात वाला बहुपद, यानी कि हमारा वे बहुपद जिनमें या फिर जिन बहुपद की घात तीन हो, जिन बहुपद की घात तीन हो। बेटा ये दो चीजें अलग अलग नहीं लिखी हुई हैं, मैंने लिखा है जिनमें चर की अधिकतम घात दो हो। अगर चर की अधिकतम घात किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात दो है तो उसका मतलब क्या है? उस बहुपद की घात दो है। ठीक है, मैंने लिखा है नीचे जिन बहुपद की घात दो हो, जिन बहुपद की घात क्या है? जिन बहुपद की घात तीन हो। तो जिन बहुपद की घात तीन है उसका मतलब क्या है कि उस बहुपद में चर की अधिकतम घात तीन होगी। तो ये मैंने अलग अलग तरीकों से लिखा है लेकिन मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक है, अब देखो त्रिघात बहुपद में क्या आ जाएगा भाई? सेम इसी तरीके से तुम त्रिघात बहुपद में लिखोगे, जैसे कि तुम्हारे पास आ गया आपका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो त्रिघात बहुपद में आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल्स टू 7x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो यहां पर तुम देख सकते हो x तुम्हारा चर है और चर की अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम घात है 3। तुमने ले लिया पी वाई इज इक्वल्स टू कितना? 7y की घात 3 माइनस 4। तो ये भी तुम्हारा यहां पर क्या है? चर की अधिकतम घात है 3, तो ये भी तुम्हारा एक त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद में हमेशा चर की अधिकतम घात 3 होगी, यानी कि त्रिघात बहुपद के लिए जो बहुपद की घात होगी वो कितनी होगी? वो 3 होगी। ठीक है, और त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो भी लिख लेते हैं हाथों हाथ यहीं पर। तो ये होगा हमारा पी एक्स बराबर ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आपका क्या होगा? आपका व्यापक रूप होगा किसका? त्रिघात बहुपद का। और त्रिघात बहुपद में ए बी सी डी क्या है? हमारे चर हैं, जो कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। सॉरी, ए बी सी डी हमारे अचर हैं, ए बी सी डी हमारी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या, बस ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो भैया ये हो गए तुम्हारे क्या? ये हो गए तुम्हारे त्रिघात बहुपद। और मैं बोलूं तो फाइनली बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो ये तुम्हारे भैया बहुपद के प्रकार थे। ठीक है, पदों के आधार पर तीन प्रकार के बहुपद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, घात के आधार पर तीन प्रकार के बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तीनों करा दिए हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार वाला टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार सीधा सीधा बहुपद के प्रकार पर आधारित एक दो प्रश्न देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये एनसीईआरटी का एक सवाल है, क्या कह रहा है कि 35 घात के द्विपद, क्या लिख रहा है? 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब कि कोई 35 घात वाला बहुपद है जो कि द्विपद बहुपद होना चाहिए। ठीक है, और 100 घात वाला कोई एक पदी बहुपद होना चाहिए। दोनों का एक एक उदाहरण देना है, मैं 3-3 दूंगा दोनों के। ठीक है, तुम लोगों को समझाने के लिए। देखो भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं 35 घात वाले एक बहुपद की। ठीक है, जो कि द्विपद बहुपद होना चाहिए। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया पी एक्स इज इक्वल्स टू 35 घात वाला बहुपद, मतलब चर में अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। और इस बहुपद में दो पद होने चाहिए। ठीक, खुद सोचो। तो ये मैंने ले लिया x की घात 35 माइनस 4। यहां पर चर है x, x की अधिकतम घात है 35 और यहां पर हमारे दो पद हैं, पहला x की घात 35 माइनस 4, दूसरा 4। तो ये एक द्विपदी बहुपद है जिसकी घात है 35। ठीक है, और देखो भाई, मैंने ले लिया पी वाई इज इक्वल्स टू वाई की घात या माइनस के 7 वाई की घात 35 माइनस 2 वाई की घात 34। ठीक है, यहां पर चर है हमारा कितना? y, y की अधिकतम घात कितनी है? 35, y की अधिकतम घात कितनी है? 35। और
जब अधिकतम घात 35 है तो यानी कि इस बहुपद पी वाई की घात कितनी हो जाएगी 35, और यहाँ पर कितने पद है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक पद है -7y की घात 35 और दूसरा है 2y की घात 34। तो दो पद है यहाँ पर हमारे पास। तो ये भी एक एग्जाम्पल है द्विपद बहुपद का जिसमें तुम्हारे क्या हो, जिसकी घात 35 हो। तो तुम इस तरीके से जितने चाहे उतने एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ले लेता हूं, पी जेड मैंने ले लिया, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना 2y की घात 2z की घात 35 माइनस 3z। तो ये भी क्या है, यहां पर भी आप देख सकते हो चर है z, z की अधिकतम घात कितनी है 35 है। तो भैया ये भी हमारा दो पद वाला कैसा घात 35 वाला बहुपद है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम जितने चाहे उतने बहुपद लिख सकते हो, बस उसमें ध्यान तुम्हें क्या रखना है कि पद दो होने चाहिए और जो चर की अधिकतम घात है वो 35 होनी चाहिए, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है, या उससे कम ना हो। ठीक है, अब देखो भैया ये तो एग्जाम्पल हो गए 3 घात के द्विपद के। अब हमें लिखना है 100 घात का एक पदी बहुपद। तो देखो भाई, जैसे मान लो मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ये तो हो गया आपके पहले वाले का आंसर, ठीक है। दूसरे वाले के आंसर के बारे में बात कर लेते हैं अभी। 100 घात का एक पदी बहुपद, 100 घात का एक पदी बहुपद, अगर इसके बारे में बात करें तो मान लो मैंने पहला एग्जांपल ले लिया पी क्यू। पी क्यू बराबर क्या होगा भाई, पी क्यू बराबर मैंने ले लिया, कोई भी एक बहुपद लेना है मुझे, मैंने ले लिया 4 क्यू की घात 100। 100 घात का एक पदी बहुपद मतलब यहां पर एक पद होना चाहिए और जो चर हो उसकी अधिकतम घात 100 हो, तभी तो बहुपद की घात 100 होगी। तो पी क्यू बराबर हो गया 4 क्यू की घात 100, अपनी तरफ से मैंने माना है, ठीक है। और देखो और क्या लिया जा सकता है, मैंने ले लिया पी आर, यहां पर चर हमारा आर है, यहां पर चर हमारा आर है, ठीक है। और बहुपद क्या ले लिया मैंने, बहुपद ले लिया आर की घात 100, ये लो, खाली आर की घात 100, खाली आर की घात 100। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक चर हो गया जो कि एक पद का बहुपद है जिसमें हमारी बहुपद की घात 100 है, ठीक है। मैंने ले लिया पी एस बराबर माइनस के √2 की गुणा क्यू की घात, सॉरी एस की घात 100। तो ध्यान रखना यहां पर एस के ऊपर जो तुम्हारा चर है उसके ऊपर रूट नहीं है, खाली 2 के ऊपर रूट है। और ये बात मैंने तुम्हें कल भी समझाई थी, कि पिछली क्लास जो थी उसमें भी समझाई थी कि भैया देखो जो आपका चर है अगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो हमें उससे दिक्कत है, ठीक है। अचर के ऊपर कुछ भी आए हमें दिक्कत नहीं है, अचर पद के ऊपर कुछ भी आ रहा है हमें उससे दिक्कत नहीं है। तो यहां पर है पी एस माइनस √2 गुणा एस की घात 100। तो तुम यहां पर देखोगे केवल तुम्हारे पास क्या है, एक पद है -√2 गुणा एस की घात 100। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एक पदी वाला 100 घात का बहुपद है, ठीक है। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ये बात, यहां तक सबको जो भी पढ़ाया वो समझ में आ गया, यहां तक सबको जो भी पढ़ाया वो समझ में आ गया। अब देखो तुम्हारे पास एक प्रकार के बहुपद और हैं जो कि समझने जरूरी हैं, ठीक है, वो मैं समझा देता हूं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, अलग से मार्क कर लो इन्हें, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है हमारे पास, सबसे पहली चीज जो सबसे पहला नाम निकल कर आता है वो आता है अचर बहुपद। अचर बहुपद ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आज की जो डीपीपी होगी उसमें तुम्हें इसकी घात से जुड़े हुए एक दो प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो भाई अचर बहुपद क्या है, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था px बराबर 4, या मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं py बराबर -k√2, या फिर मैंने एक एग्जांपल ले लिया pz बराबर कितना, pz बराबर -1/2, ठीक है। मैंने यहां पर ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, मैंने यहां पर ये 3 एग्जाम्पल लिए। इन तीनों एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो कि तुम्हारी जो चर है वो है ही नहीं, तीनों एग्जाम्पल में केवल अचर हमें दिए हुए हैं, चाहे वो 4 हो, चाहे वो -√2 हो, चाहे वो -k1/2 हो, या फिर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं पी आर बराबर -k या आपका +k√1
7 प्लस के रूट 7। तो अब तुम यहां पर देख सकते हो कि सारे जो तुम्हारे सामने बहुपद लिखे हुए हैं इन सब में केवल अचर पद हैं, कोई चर नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद जो होते हैं, जितनी भी तुम्हारी संख्याएं हैं, जितनी भी तुम्हारी संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी भी तुम्हारी संख्याएं हैं, एक और एग्जांपल भी डाल देते हैं हम। पी एस बराबर ए। ठीक है, अब तुम बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर आपने ए लिखा है तो ए का मान तो फिक्स नहीं है, तो ये तो हमारा अचर, ये तो हमारा चर होगा, तो यानी कि इस बहुपद में तो चर आ रहा है। लेकिन मेरे लाल, मैंने हमेशा क्या बोला है, मैंने हमेशा क्या बोला है, मैंने हमेशा बोला है कि जो P के बाद ब्रैकेट में दिया हो, जो P के बाद ब्रैकेट में दिया हो वो तुम्हारा चर होता है। तो यहां पर P के बाद ब्रैकेट में S दिया हुआ है। ठीक है, तो जो इस बहुपद में जो S होगा वो खाली तुम्हारा चर होगा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T U V, ठीक है, X Y Z, ये सब तुम्हारे चर नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर पहले से स्पेसिफाई कर दिया गया है चर क्या है, S है। इस बहुपद में चर x है, इसमें y है, इसमें z है, इसमें r है और इसमें s है। तो a आपका एक अचर पद काउंट किया जाएगा, ना कि चर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या दिक्कत है, यहां पर हमें बोल दिया गया कि भैया अचर बहुपद वो होते हैं, सुनो, अचर बहुपद वो होते हैं जिनमें बहुपद के लिए चर दिया ही ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सारे बहुपद, जितनी भी तुम्हारी संख्याएं हैं, जितनी भी तुम्हारी वास्तविक संख्याएं हैं, √2 -√2 -3 -4, ठीक है, 1/2 माइनस के 9/8, जितनी भी तुम्हारी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, केवल जीरो को छोड़कर। अब तुम कहोगे सर जीरो को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जीरो देखो भाई वो वीआईपी आदमी है, जीरो है वीआईपी आदमी, एकदम गुरु आदमी है भाई वो, उसने अपने लिए अपना स्थान अलग बना रखा है। ठीक है, उसने अपने लिए अपना स्थान अलग बना रखा है, और क्यों उसे अलग रखा गया है ये भी समझाऊंगा मैं हाथों हाथ। ठीक है, बट पहले अभी जरा अचर बहुपद समझो, और ये ध्यान रखना कि जीरो अचर बहुपद में काउंट नहीं होता है। ठीक है, बाकी जितनी भी तुम्हारी संख्याएं हैं, कोई भी वास्तविक संख्या उठा लो, -√2 √3 √7 √9, ठीक है, 3 4 5 6 1/2 1/3 -9/8 -3 -9, कोई भी वास्तविक संख्या उठा लो। ठीक है, या फिर किसी भी बहुपद में कोई ऐसा अल्फाबेट आ जाए जो कि उसका चर ना हो, जैसे कि इस बहुपद में ये वाला अल्फाबेट है ए, जो कि इस बहुपद का चर नहीं है, तो वो भी अचर काउंट किया जाएगा। तो ऐसे बहुपद जिनमें हमारा चर हो ही ना, उन्हें हम बोलते हैं अचर बहुपद। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं अचर बहुपद। अब ये बहुपद क्यों है, क्योंकि तुम देखो, तुम 4 को लिख सकते हो, px बराबर 4, यहां पर तुम्हारा बहुपद में चर क्या है, x है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 4 गुणा 1। ठीक है, यानी कि 4 गुणा 1 को अगर मैं लिख दूं x की घात 0, तो उसमें कोई दिक्कत है क्या, किसी भी पद की घात 0 मतलब होता है 1, तो x की घात 0 मतलब 1, तो मैंने क्या करा, मैंने 4 गुणा 1 को लिख लिया, मैंने 4 गुणा 1 को लिख लिया कितना, 4 गुणा x की घात 0, क्योंकि यहां पर बहुपद का जो चर था वो x था। तो अब ये क्या बन गया, ये एक बहुपद बन गया। सेम गोज फॉर दिस, -√2 गुणा 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 को मैं यहां पर चर क्या है, यहां पर है चर y, तो मैंने इसे लिख दिया -√2 गुणा 1 को मैंने लिख दिया y की घात 0, y की घात 0। सेम यहां पर -1/2 गुणा 1, यहां पर चर क्या है हमारा z, तो इसे मैं लिख सकता हूं -1/2 गुणा z की घात 0। ठीक है, यहां पर चर क्या है r, तो ये हो जाएगा √7 गुणा 1, और 1 को मैं लिख सकता हूं कितना, √7 गुणा r की घात 0। ठीक है, यहां पर हमारा चर क्या है s, तो मैं a को लिख सकता हूं a गुणा 1, और a को मैंने क्या लिख दिया, 1 को मैंने लिख दिया s की घात 0, तो ये आ गया a गुणा s की घात 0। तो अब तुम्हारे जो ये जितने भी अचर पद थे, जहां पर बहुपद के जो चर थे वो थे ही नहीं, गायब थे, अब मैंने उन सब में क्या लगा दिया, बहुपद के चर लगा दिए, यानी कि ये सारे क्या हैं, अब ये सारे एक बहुपद हैं, ये सारे एक बहुपद हैं। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी अचर संख्याएं होती हैं, जो भी तुम्हारी अचर संख्याएं होती हैं, उसमें तुम बहुपद का जो चर होता है उसकी घात हमेशा क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, उसकी घात हमेशा 0 ले सकते हो। ठीक है, तो यहीं से हमें एक और चीज क्लियर हो जाती है कि अगर तुमसे पूछा जाए कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। क्या
अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात, तो ये किसके बराबर होती है बच्चों? अचर बहुपद की घात अगर तुमसे पूछे तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात होती है किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात बोला जाता है। किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर चर देखो x है, x की घात कितनी है? 0। यहाँ पर चर y है, y की घात कितनी है? 0। यहाँ पर चर z है, z की घात कितनी है? 0। यहाँ पर चर r है, r की घात कितनी है? 0। यहाँ पर चर s है, s की घात कितनी है? 0। तो अगर तुम देखोगे तो जितने भी अचर बहुपद होते हैं उनमें चर की घात क्या होगी? अरे भाई साहब चर होते ही नहीं है उनमें, उनमें चर होते ही नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल है कि अचर बहुपद में जितनी बार चर आएगा उसकी घात हमेशा 0 होगी, उसकी घात हमेशा क्या होगी? उसकी घात हमेशा 0 होगी, यानी कि 0 होगी। तो ध्यान रखना, आपका जो अचर बहुपद होता है, अचर बहुपद की घात हमेशा 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 क्या होती है बच्चों? हमेशा 0 होती है। अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है, इस चीज को याद रखना। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो। ठीक है, क्यों होती है तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि भैया यहां पर चर उपस्थित ही नहीं होता अचर बहुपद में। ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं? उसकी गुणा में 1 लेते हैं, अचर पद की गुणा में हम 1 लेते हैं और उस 1 को हम लिखते हैं चर की घात 0, उस 1 को हम लिखते हैं चर की घात 0। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भैया आपका हमेशा जो अचर बहुपद होंगे उसमें चर की घात 0 होगी, और किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। तो अचर बहुपद में तो चर की अधिकतम घात हमेशा 0 ही रहने वाली है, तो इसका मतलब इस बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। तो ध्यान रखना, अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। क्या होती है? अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। या फिर तुम ऐसे भी इसकी डेफिनेशन ले सकते हो, जिन बच्चों को डेफिनेशन चाहिए डेफिनेशन ऐसे ले लो, वे बहुपद जिनकी घात 0 होती है, वे बहुपद जिनकी घात 0 होती है उन्हें हम अचर बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अचर बहुपद समझ में आ गया? अचर बहुपद कौन से हैं? वे बहुपद जिनकी घात 0 होती है। ठीक है, रैखिक बहुपद जिनकी घात 1 होती है, द्विघात बहुपद जिनकी घात 2 होती है, त्रिघात बहुपद जिनकी घात 3 होती है, अचर बहुपद जिनकी घात 0 होती है। ठीक है, चलो भाई, अब इसके बाद एक आखिरी प्रकार का बहुपद बचा है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बोला था कि भैया देखो, तुम्हारा जो 0 है, जो 0 है, उसे अचर बहुपद में काउंट नहीं किया जाता। जो 0 है, जो 0 है, उसे अचर बहुपद में काउंट नहीं किया जाता। तो अब क्या किया जाए भाई? वो भाई साहब अलग वीआईपी आदमी है, वो भाई साहब अलग वीआईपी आदमी है, उन्होंने खुद को अलग ही बहुपद बना लिया। ठीक है, और अपने बहुपद का नाम भी अपने नाम पर ही रखा है। ठीक है, ये अलग वीआईपी आदमी है। ठीक है, कि भैया खुद को एक अलग बहुपद बना लिया और अपने बहुपद का नाम, जैसे सारी नंबर थे 1 2 3 4 √3 √5 √7 9 10 11 -3 -4 1/2 -1/2, ये सारे भाई 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 बन के, सारे भाई भाई बन के एक बहुपद के अंदर आ गए कि भैया हम तो सारे के सारे अचर बहुपद के अंदर रह लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। ये भाई सब वीआईपी थे, इन्होंने कहा देखो एक आदमी होता है जो सबसे अलग रहता है, अपन वही बनेगा। ठीक है, ये भाई साहब वही बने। ठीक है, ये है 0 बहुपद। ठीक है, 0 यानी कि 0 को उसने अपने नाम का अलग बहुपद बना रखा है कि भैया हम तो 0 हैं, हम 0 ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, और हमसे बड़ा कोई हीरो है नहीं, हम अपने नाम का अलग बहुपद बनाएंगे अपने नाम का। ठीक है, उन्होंने बनाया 0 बहुपद। 0 बहुपद क्या होता है? जैसे कि तुम्हारा px = हो गया 0, तो 0 जो होता है बच्चों वही हमारा 0 बहुपद होता है। 0 जो होता है वही हमारा 0 बहुपद होता है। अब इसमें और कुछ है भी नहीं समझने को, बस इतना ही है कि 0 जो है वो 0 बहुपद होता है। अब 0 बहुपद के लिए अगर मैं बात करूं तो 0 बहुपद की घात क्या होगी? तो तुम कहोगे सर जैसे पहले किया था वही कर दो, 0 गुणा x की घात 1 कर दो, 0 गुणा x की घात 0 कर दो। मैं कहूंगा हाँ काफी हद तक ठीक है कि 0 गुणा 1 कितना होगा? 0 गुणा 1 तुम्हारा हो जाएगा 0 गुणा x की घात 0। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर बहुपद की घात 0 आ रही है, बहुपद में चर की घात 0 आ रही है। लेकिन मैं कहूं कि ऐसा नहीं है, खुद सोचो, मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूं 0 को 0 गुणा x की घात 4, क्योंकि 0 गुणा x की घात 4 करोगे उसका मान भी क्या आएगा? उसका मान भी 0 आएगा। मैं ये भी तो लिख सकता हूं 0 गुणा x की घात
1/2। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात 1/2 हो गया। लेकिन मैं कहूंगा भाई साहब ये वाला पूरा का पूरा पद क्या बन जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा पद तो 0 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो ये क्या हो गया, ये तो 0 है। मैं कहूंगा कि भैया तुमने ले लिया बहुपद में x की घात 1000, 0 गुणा x की घात 1000, इसका मान भी 0 निकल कर आएगा। तुम देख सकते हो यहां पर मैंने जितने भी चर की घातें लिखी हैं, जितनी भी मैंने चर की घातें लिखी हैं वो अलग अलग हैं, सारी वो सारी अलग अलग हैं। और तुम देख सकते हो कि ये सारी की सारी सही हैं, ये सारी की सारी सही हैं, क्योंकि भाई मैंने कहा कि 0 गुणा x की घात 0 है और उसका मान वो हमारा शून्य बहुपद है। तुम ये भी तो कह सकते हो कि 0 गुणा x की घात 1000 होगा। सर मुझे क्यों नहीं पता, 0 का मान हमारा 0 बराबर है 0 गुणा x की घात 1000 के, क्योंकि 0 गुणा x की घात 1000 भी 0 ही आएगा। 0 में किसी भी चीज की गुणा कर लो 0 ही निकल कर आता है वो तो, ठीक है। तो भैया तुम कहोगे कि सर 0 गुणा x की घात 1000 है, कोई और कहेगा कि सर 0 गुणा x की घात 1/2 है। ऐसे कैसे कह रहे हो तुम, हम नहीं मानने। हाँ नहीं तो कोई आएगा वो कहेगा सर देखो सुन लो ध्यान से मेरी बात, देखो मैं बता रहा हूँ 0 गुणा x की घात 4 है, सर मान लो प्लीज मेरी बात मान लो, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी बहुपद की घात क्या होगी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं चल रहा कि भैया यहां पर चर की असली घात क्या है, यहां पर चर की असली घात क्या है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसी सिचुएशन में बहुपद की घात क्या होगी, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों आपके जो शून्य बहुपद होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। शून्य यानी कि 0 को हम शून्य बहुपद बोलते हैं, 0 को हम शून्य बहुपद बोलते हैं, और शून्य बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। भैया 1000 भी हो सकती है, आपका 4 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, लेकिन भैया नहीं, इसलिए हम साफ साफ बोल देते हैं कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, ठीक है। हमको कोई रिस्क लेना ही नहीं है, हमको कोई रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है, कि भैया शून्य बहुपद की घात को हम परिभाषित कर ही नहीं सकते, ठीक है। तुम अपने काम से काम रखो, हम शून्य बहुपद की घात को परिभाषित कर ही नहीं रहे, बात ही खत्म हो गई। ना रहेगा बास ना होगी दिक्कत, ठीक है, कहावत ही बदल दी मैंने। तो भैया देखो शून्य बहुपद की जो घात होती है वो सीधी सीधी क्या होती है, शून्य बहुपद की घात होती है अपरिभाषित। तो अब ये चीज याद रखना कि अचर बहुपद की घात होती है 0 और शून्य बहुपद की घात होती है अपरिभाषित। ये दोनों चीज तुम लोगों के दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात, यहां तक का पढ़ाया हुआ सबको समझ में आ गया। तो बहुपद के प्रकार वाला जो टॉपिक है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे सीधा बहुपद के मान पर, ठीक है। जैसे कि अब यहां पर तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा बहुपद द्विघाती बहुपद है, तो बताओ बच्चों इनमें से कौन सा बहुपद द्विघाती बहुपद है, कमेंट में आंसर दो। वो बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, या फिर वो बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 हो, ठीक है, उसे हम द्विघाती बहुपद बोलते हैं। तो सबसे पहले पहला बहुपद देखो, यहां पर चर है x की अधिकतम घात कितनी है 1, तो भैया ये तो रैखिक बहुपद है, हटा दो इसे, ये रैखिक बहुपद है। दूसरा देखो यहां पर चर है x की अधिकतम घात कितनी है 3, ठीक है, यहां पर x की घात, ये x की घात 2 में होगा, ये घात में 2 होगा। यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है 3, तो यानी कि ये भी एक त्रिघात बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद नहीं है, ठीक है। यहां पर चर है x की अधिकतम घात है 2 फिर 1, तो यानी कि बच्चों यहां पर हमारा तीसरा जो विकल्प है उसमें चर की अधिकतम घात है 2, यानी कि इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, इस बहुपद की घात हो जाएगी हमारी कितनी, आपका ये बहुपद हो जाएगा द्विघाती बहुपद, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात सबको। जैसे अब देखो अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से त्रिपद बहुपद कौन सा है, तो भैया देखो पहले बहुपद में हमारे कितने पद है, कमेंट में आंसर बताओ जल्दी से, निम्न में से त्रिपद बहुपद कौन सा है, जल्दी आंसर बताओ मुझे कमेंट्स में, ए बी सी या फिर डी। तो तुम ध्यान से देखोगे पहले बहुपद में हमारे कितने 1-2 पद है, तो ये तो द्विपद बहुपद है। दूसरे बहुपद में 1, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरा पद है x, फिर माइनस का साइन, फिर तीसरा पद है 3, तो यानी कि इस बहुपद में हमारे 3 पद है, यानी कि यही हमारा एक त्रिपद बहुपद है। अगले में देखोगे तो 1, फिर माइनस का साइन 2x की घात 2, फिर दूसरा, फिर तीसरा हो गया x, और फिर चौथा हो गया कितना हमारा -1, तो ये तो 4 पद ही बहुपद है, तो इसे अलग रखो।
द्विपद बहुपद और त्रिपद बहुपद हमारे कहाँ है? त्रिपद बहुपद हमसे पूछा था, तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि वही एक लौता त्रिपद बहुपद यहाँ पर है। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों किस चीज के बारे में? बहुपद के मान के बारे में, जो कि हमारी क्लास का आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बहुपद का मान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है? कि किसी भी बहुपद का मान क्या होता है। मान लो मैंने बोला कि एक बहुपद है मेरे पास पी एक्स बराबर 4x² माइनस के 3x प्लस 2, ठीक है? अब मैं पूछूं तुमसे कि बहुपद का मान क्या है, तो देखो बहुपद का मान कुछ नहीं है, किसी भी बहुपद के लिए जो आपका चर होता है, ठीक है? चर के अलग अलग मानों के लिए आप चर के मान को बहुपद में रखकर, ठीक है, चर के मान को बहुपद में रखकर, चर के स्थान पर रखकर आप क्या कर सकते हो? उस बहुपद का मान निकाल सकते हो। जैसे कि मैं तुमसे बोलता हूं कि पी एक्स बराबर x 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2 के लिए x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान निकालो, तो x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या आएगा? आप x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा। देखो भाई, हमें मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पूरे बहुपद में जहां जहां तुम्हारा चर है, ठीक है, जहां जहां तुम्हारा चर है उसके स्थान पर जो चर का मान आपको दिया होता है वो रखना होता है। जैसे कि यहाँ पर चर का मान हमें 1 दिया है, तो पूरे बहुपद में जहां जहां पर हमारा चर है हम उसके स्थान पर 1 रख देंगे। तो जैसे ये p है, तो ये हो गया p1 बराबर 4x की घात, जहां जहां पर आपका x है उसकी जहां पर चर का मान रख दो, ठीक है, माइनस 3 गुणा 1 प्लस 2। हल करेंगे बच्चों तो p1 का मान निकल कर आ गया कितना? p1 का मान निकल कर आ गया 4 गुणा 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2। तो हमारे पास आ गया p1 बराबर 4 एकम 4 माइनस 3 प्लस 2। तो अपने पास निकल कर आ जाएगा p1 का मान कितना? 4 और 2 5, 5 माइनस 3 कितना हो गया? 5 माइनस 3। p1 का मान निकल कर आ गया हमारा कितना? p1 बराबर आ गया हमारा 5 माइनस 3 बराबर 2 के। यानी कि बच्चों हमारे दिए गए बहुपद px के लिए x बराबर 1 पर क्या मान आ गया? px बहुपद पर आपका x बराबर 1 के लिए क्या मान आ गया? बहुपद का मान आ गया 2, ठीक है, बहुपद का मान क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मान लो तुमने ले लिया क्या? तुमने एक बहुपद ले लिया, ये तुमने बोला कि यही बहुपद है, इस बहुपद का मान निकालो किस पर? इस बहुपद का मान निकालो x की घात x बराबर 0 पर। इस बहुपद का मान निकालो x बराबर 0 पर। क्या मान आएगा भाई? देखते हैं। पूरे बहुपद में हमें क्या करना पड़ेगा? जहां जहां पर चर है, जहां जहां पर चर है उसकी जगह पर जो चर का मान दिया है वो रख दो। तो सबसे पहले px, तो x की जगह पर 0 बराबर 4 गुणा 0 की घात 2 माइनस 3 गुणा x प्लस 2, ठीक है। बल्कि यहां पर जो x है इसकी जगह पर भी हम क्या रखेंगे? हमारा जो x का मान दिया हुआ है यानी कि 0 प्लस 2। तो हल करेंगे तो p0 का मान निकल कर आ गया, देखो 0 की घात 2 कितना हो गया? 0, 4 गुणा 0 0 माइनस 3 गुणा 0 0 प्लस 2। तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा और 0 प्लस 2 कितना आ गया? p0 का मान निकल कर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। यानी कि हमारा 0 पर भी x का आपके दिए गए बहुपद का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 1 पर भी दिए गए बहुपद का मान आपका 2 आ रहा है, 0 पर भी दिए गए बहुपद का मान आपका 2 आ रहा है। यानी कि बच्चों देखो आप क्या कर सकते हो, आपको चर के अलग अलग मान अगर दिए जाएं तो चर के अलग अलग मानों के लिए आप बहुपद के अलग अलग मान निकाल सकते हो। अब तुम कहोगे सर यहां तो सेम मान आ रहे हैं, अलग तो आ ही नहीं रहे, तो मैं अलग भी निकाल कर दिखा देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। यहां पर तुम्हारा बहुपद का मान p0 का मान कितना आया था? p0 का मान आया था 2। मैं अलग अलग भी निकाल देता हूं। मान लो अब तुम क्या करते हो, इस बहुपद में क्या कर लो, x की जगह पर क्या रख दो? x की जगह पर 1 रख दो। x इज इक्वल टू -1 पर, तुमने +1 पहले रख लिया, -1 रख लो। x इज इक्वल टू -1 पर
तो अगर मुझे x इज इक्वल टू -1 पर इस बहुपद का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पूरे बहुपद में x की जगह पर -1 रख देंगे, तो p x की जगह पर हो गया p -1, 4 गुणा x की घात 2 यानी कि 4 गुणा -1 की घात 2 -3 गुणा x, तो यानी कि -3 गुणा -1 प्लस 2, तो अपने पास कितना आ जाएगा, p -1 निकल कर आ जाएगा हमारा 4 गुणा -1 का स्क्वायर करेंगे, तो कभी भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाता है बच्चों, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो -1 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 1, -3 की गुणा -1 में करेंगे तो माइनस की गुणा माइनस में होती है तो वो हो जाता है प्लस, और 3 एकम 3 प्लस 2, तो हमारे पास आ गया p -1 का मान कितना हमारा 4 एकम 4 प्लस 3 प्लस 2, तो हमारे पास कितना आ गया 4 3 7 और 2 9, तो p -1 का मान निकल कर आ गया हमारे पास कितना 9। तो अब तुम देख सकते हो कि भैया x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना आया था 2, x बराबर 0 पर बहुपद का मान आया था 2, x बराबर -1 पर बहुपद का मान आ रहा है कितना 9। ठीक है, तुम x बराबर 2 रखोगे बहुपद का कुछ और मान आएगा, x बराबर -2 रखोगे बहुपद का कुछ और मान आएगा, x बराबर √2 रखोगे बहुपद का कुछ और मान आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि बहुपद का मान क्या है, बहुपद का मान कुछ नहीं है, आपके चर के किसी भी चर का अगर आपको मान दिया जाता है, किसी भी बहुपद में चर का अगर आपको मान दिया जाता है, चर का अगर आपको मान दिया जाता है तो उस मान को बहुपद में चर के स्थान पर रखकर आप उस बहुपद का मान निकाल सकते हो दिए गए चर के मान पर। जैसे कि मैंने x बराबर 1 को क्या करा, बहुपद में जहां जहां पर x था उससे बदल कर क्या करा, x बराबर 1 पर उस बहुपद px का मान निकाला। सेम चीज x बराबर -1 पर मैंने कैसे मान निकाला, पूरे बहुपद px में जहां जहां पर हमारा x था उसे बदल दिया -1 से और फिर हमारा px का मान निकल कर आ गया x बराबर -1 पर। तो ये क्या हो गया, ये बहुपद का मान हो गया x बराबर -1 पर। तो इसी तरीके से आप हर एक बहुपद का मान निकाल सकते हो अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको दे रखा है एक बहुपद px, ठीक है, पहला वाला भाग ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से करेंगे तो px इज इक्वल टू दे रखा है 5x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, 5x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। क्या कह रहा है भैया, इस पे हमें किस पे मान निकालना है, x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान निकालना है, x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो चर का मान दे रखा है उसे पूरे बहुपद में रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो x का मान 1 दे रखा है, पूरे बहुपद में x की जगह पर 1 रख दो। तो सबसे पहले यहीं पर x आ रहा था तो उसे रख दिया हमने 1, उसके बाद 5x की घात 2 यानी कि 5 गुणा 1 की घात 2 माइनस 3 गुणा 1 प्लस 7। हल करेंगे, 1 की घात 2 कितना होगा 1। ठीक है, किसी भी अगर 1 की घात कोई भी संख्या है, 1 की घात कोई भी संख्या उसका मान हमेशा 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1, हाँ 1 की घात अगर 1/2 है तो भी उसका मान 1 होगा, 1 की घात -4 है तो भी उसका मान 1 होगा, 1 की घात 0 है तो भी उसका मान 1 होगा। कोई भी संख्या अगर 1 की घात में है तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है, याद रखना। तो 1 की घात 2 1 हो गया, 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3 प्लस 7, तो 7 और 5 12, तो p1 का मान निकल कर आ गया कितना, ये हो गया 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 करोगे तो p1 का मान निकल कर आ गया हमारा 9। ये लो भाई, x बराबर 1 पर px का ये मान निकल कर आ गया, x बराबर 1 पर px का हमारा ये मान निकल कर आ गया। इसके अलावा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में ये हमसे बोलता है कि भैया देखो आपको दे रखा है qy, आपको दे रखा है qy बराबर 3y की घात 3 माइनस 4y और प्लस √11, और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि किस पर मान निकालो, x बराबर 2 पर। किस पर मान निकालो, x बराबर 2 पर। तो निकालो भाई, सॉरी यहां पर y बराबर 2 है,
ये x बराबर 2 नहीं होगा, ये y बराबर 2 होगा, ये y बराबर 2 होगा, क्योंकि यहां पर तो हमारा चर क्या है, चर क्या है हमारा y है, तो ये x बराबर 2 नहीं होगा, y बराबर 2 होगा। तो y बराबर 2 पर मान निकालो। देखो भाई y बराबर 2 पर क्या मान होगा, क्या मान होगा बताओ। देखो ये हो जाएगा q, y की जगह पर 2 रखेंगे, बराबर 3 गुणा y की घात 3 यानी कि 3 गुणा 2 की घात 3 माइनस 4 गुणा y यानी कि 4 गुणा 2, ठीक है, प्लस √11। हल करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा q2 बराबर 3 गुणा 2 की घात 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 4 दूनी 8, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस √11। इसे हल करेंगे कितना आ गया, q2 बराबर आ गया हमारा किसके, 8 तिया 24 माइनस 8 प्लस √11 के। तो 24 माइनस 8 करेंगे तो ये आ गया q2 का मान कितना, 24 माइनस 8 हो गया 16 प्लस √11 के। और ये हमारे इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हमारे इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16 प्लस √11। तो बच्चों अब इसी तरीके से तुम लोग खुद से क्या करोगे, इस तीसरे क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करोगे। ये तीसरा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है। तुम्हें क्या करना है, t इज इक्वल्स टू ए पर इस पूरे पॉलिनोमियल की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो t इज इक्वल्स टू ए पर क्या मान आएगा, मैं तुम्हें मान यहीं के यहीं बता देता हूं, हाथों हाथ 1 सेकंड लगेगा। तो देखो मान होगा p, t की जगह पर बस a रख देना, तो ये हो जाएगा t की जगह पर a रखेंगे तो p a बराबर 4 गुणा t की घात 4 यानी कि a की घात 4 प्लस 5 गुणा t की घात 3 यानी कि a की घात 3 माइनस t गुणा t की घात 2 यानी कि a की घात 2 प्लस 6। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हिंट मैं तुम्हें दे चुका हूँ, हिंट क्या दे चुका हूँ, क्वेश्चन यहीं के यहीं सॉल्व करवा दिया है। बस पूरे बहुपद में t की जगह पर a रख दो, तुम्हारा मान निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो किसी भी बहुपद का अगर हमें मान निकालना हो तो किसी भी बहुपद का मान हम इस तरीके से निकालते हैं। यहां तक सारी चीजें सबको समझ में आ गई, यहां तक सारी चीजें सबको समझ में आ गई। एक चीज और देखो, अगर मान लो तुम्हें गलती से कभी भी, ठीक है, दे दिया जाए क्या कि भाई देखो, अगर तुम्हें दे दिया जाए कि px का मान है, px का मान है 4x प्लस 5, तो p माइनस x का मान निकालो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। p माइनस एक्स का मान कैसे निकालोगे, बस इस पूरे बहुपद में x की जगह पर क्या रख दो, माइनस एक्स रख दो। तो ये हो जाएगा 4 गुणा x की जगह पर माइनस एक्स प्लस 5, तो p माइनस एक्स का मान आ जाएगा माइनस के 4x प्लस 5। तो आपको जो डीपीपी होगी उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आपको px का मान दे रखा होगा और आपको क्या निकालना होगा, px प्लस p माइनस एक्स। तो आपको वहां पर केवल px का मान देगा और आपसे ये निकालने को बोलेगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले px का मान दे रखा है तो उसमें सबसे पहले x बराबर -1 रखोगे, सबसे पहले x बराबर -1 रखोगे तो तुम्हें मिलेगा p माइनस एक्स। क्या मिलेगा, p माइनस एक्स, जिसका मान ये आएगा। उसके बाद तुम क्या करोगे, दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो ये हो गया 4x प्लस 5 प्लस माइनस के 4x प्लस 5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 5। तो माइनस के 4x से प्लस का 4x कट गया, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से हम किसी भी बहुपद के मान निकाल सकते हैं। और आज की जो क्लास है उसे हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा तुम लोगों के लिए क्लास, क्योंकि तुम लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो जो चीज तुम्हें आज पढ़ाई है आज की क्लास में, बहुपद के प्रकार, ठीक है, उन्हें अच्छे से रिवाइज करना, एक बार एनसीईआरटी में से देख लेना या फिर जो तुम लोगों की कॉमन बुक है वो देख लेना। एनसीईआरटी चीजें नहीं पता है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट वेबसाइट से तुम लोग उठा सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट वेबसाइट से उठा लेना। और मैं तुम्हें बता देता हूं, एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखो, जो तुम्हारी लोकल बुक्स हैं वो देखो। ठीक है, और वहां से बहुपद के प्रकार और बहुपद के मान के जो भी क्वेश्चन है तुम लोग वहां से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बहुपद के शून्यक के बारे में बात करेंगे और जो हमारा अगला टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में रेडी रहना। ठीक है, मजा आएगा अगली क्लास में, काफी बेहतरीन क्लास होगी अगली वाली भी। तो तैयार रहना अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा आज की क्लास में। सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं वो अच्छे समझ में आई होंगी। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि
क्या चीज है जो क्लासेस में इंप्रूव की जा सकती है, क्लास क्या चीज है जो मैं तुम्हें अच्छे से और अच्छे से बता सकता हूं, क्या ऐसी चीज मैं करूं कि तुम लोगों को क्लास में और मजा आए, ये चीज तुम कमेंट में मुझे जरूर बताना। बाकी मैं तुमसे मिलता हूं सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में उदय वैच की पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3 लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।